नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हैशटैग एग्जामेट्रो में। जैसा कि मैंने कहा था, जीएस की शुरुआत हम पीटी के सिलेबस में भूगोल से करेंगे। तो भूगोल से शुरुआत करने में आज हम उसका पहला टॉपिक देखेंगे, भारत और विश्व के भौतिक भूगोल के टॉपिक के अंदर नदियां और नदी घाटियों को। तो आज हम नदियों के बारे में देखेंगे। हम गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इन नदी तंत्रों को देखने से पहले नदियों के बेसिक को समझेंगे, क्योंकि आपने सिलेबस को ध्यान से नहीं देखा होगा शायद। उसमें लिखा है नदियां और नदी घाटियां, उसमें ये कहीं नहीं कहा है कि नदी तंत्र ही केवल, अर्थात नदियों के बेसिक को भी आपको जानना पड़ेगा। अगर कहीं वहां से क्वेश्चन आ गया तो आप ये न कल को कह जाओ कि सिलेबस में दिया नहीं था, दिया था। तो नदियों को पहले आप समझेंगे कि नदियां क्या है, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं आज ही देखेंगे, और उसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे नदी तंत्रों को। तो दरअसल अगर कोई भी जलमार्ग, अगर आपको 1.6 किलोमीटर लगभग, अगर कोई भी जलमार्ग 1.6 किलोमीटर न्यूनतम जो है बहता है किसी भी निश्चित दिशा में, तो वो आपको वो नदी कहलाएगी, अर्थात वो अपवाह कहलाएगा, वो ड्रेनेज कहलाएगा। कोई भी एक जलमार्ग अगर 1.6 किलोमीटर लगभग न्यूनतम बहता है एक निश्चित दिशा में, तो वो नदी अपवाह या ड्रेनेज कहलाएगा। और कई नदी अपवाह तंत्र, जब कई नदी अपवाह जब मिलते हैं, अर्थात कई अपवाह मिलते हैं, हम अपवाह कहें चाहे नदी एक ही चीज है, जब कई अपवाह मिलते हैं, मान लीजिए ये अपवाह है, एक ये है, और ऐसे ही कई अपवाह आपस में आके मिलेंगे, तो तब वो कहलाएगा अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो और जो बड़ी नदियां होती हैं वो जब अपने क्षेत्र को देखती हैं, अर्थात उनका जो क्षेत्रफल घिरता है उसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं या अपवाह बेसिन कहते हैं। और जब छोटी नदियां अपने क्षेत्र को घेरती हैं तो उनको हम जल संभर कहते हैं। और इन अपवाह द्रोणियों को क्षेत्रफल के आकार के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है: प्रमुख नदी द्रोणियां, मध्यम नदी द्रोणियां और लघु नदी द्रोणियां। प्रमुख नदी द्रोणियां कौन सी हैं? प्रमुख नदी द्रोणियां वो नदी द्रोणियां हैं जो 20,000 किलोमीटर से स्क्वायर से ज्यादा के क्षेत्रफल को घेरती हैं। इसमें भारत की 14 नदी द्रोणियां आती हैं। कौन सी? जो मेन नदी द्रोणियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, ये जो मेन नदियां हैं। और फिर आता है मध्यम, जो है मध्यम नदी द्रोणी, तो उसका क्षेत्रफल 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच के क्षेत्रफल को घेरेगी। इसमें भारत की 44 नदी द्रोणियां आती हैं, जिसमें कालिंदी नदी है, मेघना नदी है, पेरियार नदी है। फिर आप देखेंगे जो है लघु नदी द्रोणियों को, तो ये 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम के क्षेत्रफल को घेरती हैं। और इसमें आपको कौन सी नदियां मिलेंगी? वो नदियां जो पश्चिम घाट से बहकर अरब सागर में गिर जाती हैं। मान लीजिए पश्चिम घाट है तो यहाँ से बहकर अरब सागर में गिर जाती है, छोटी नदियां होती हैं। ये तो आपने समझा अपवाह क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है, और जो है इनके प्रकार कौन से हैं। फिर आप समझिए कि जल विभाजक या वाटरशेड क्या होता है, जल संभार क्या होता है। दरअसल 2 अपवाह द्रोणियों या 2 से ज्यादा अपवाह द्रोणियों को जब कोई एक भाग अलग करता है, ऊंचा भाग, तो उस ऊंचे भाग को जल विभाजक या जल संभार या वाटरशेड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक ड्रेनेज पैटर्न को, मान लीजिए एक ड्रेनेज पैटर्न ये है और एक ड्रेनेज पैटर्न ये है, तो इस 2 ड्रेनेज पैटर्न को जो बीच से बड़ा भाग अलग करेगा, ऊंचा भाग अलग करेगा, उसको जल विभाजक कहेंगे या जल संभार या वाटरशेड कहेंगे। भारत के संदर्भ में ऊपर देखेंगे हिमालय, उसके बाद में अरावली, उसके बाद में सतपुड़ा, फिर उसी के नीचे विंध्याचल, फिर नीचे सतपुड़ा और फिर पश्चिम घाट। तो ये आपको ये जल विभाजक हैं भारत के 2 नदी पैटर्न्स को अलग करने के लिए। तो ये चीज हो गई। फिर आप समझिए अपवाह के प्रकार। दरअसल अपवाह के 2 प्रकार होते हैं, क्रमवर्ती, इधर हिंदी में आएगा, मैं इंग्लिश बोलता चलूंगा साथ में, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती अर्थात सीक्वेंट और अक्रमवर्ती अर्थात इनसीक्वेंट। दरअसल क्रमवर्ती क्या होता है? मान लीजिए कोई ये ढाल है नदी का, और इस ढाल के अनुरूप ही नदी बहती है, अर्थात ढाल की दिशा में जब नदी बहती है, अर्थात ये ढाल है और नदी भी इसी दिशा में बहे, तो वो कहलाती है क्रमवर्ती या इनसीक्वेंट नदी। और अक्रमवर्ती क्या है? जब नदी अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात ढाल ये हो और नदी इसके विपरीत दिशा में बहे, तो उसको अक्रमवर्ती या इनसीक्वेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि नदी अपने ढाल के विपरीत दिशा में कैसे बहेगी, तो उसका भी कारण है। दरअसल कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पहले कहीं और बह रही होती हैं, तो और बाद में वहां पर कोई पर्वत या पहाड़ बन जाता है, तो वो नदियां अपने निश्चित मार्ग पर चल रही होती हैं, अर्थात वो ढाल के दिशा में नहीं चलती, क्योंकि वो ढाल तो बाद में बना है। जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और सिंधु नदी है, वो पहले तैथिस सागर में गिरती थी और यहाँ पे हिमालय नहीं था। बाद में जब हिमालय बन गया तो वो नदियां अपने ही क्षेत्र में बह रही हैं।
तो इसलिए उन नदियों को अक्रमवर्ती या इनसीक्वेंट कहते हैं, क्योंकि वो ढाल की दिशा में नहीं बहती। इनके भी दो पार्ट हैं। इनके दो पार्ट कौन से हैं? अनुवर्ती, सॉरी, इनके दो पार्ट हैं। एक है आपका प्रतिवर्ती, सॉरी, एक है आपका पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती अर्थात कि जो है पूर्ववर्ती, तो इस पूर्ववर्ती में कौन सी नदियां आएंगी? पूर्ववर्ती कहने का मतलब यह है कि ये ढाल है और इस ढाल के विपरीत दिशा में नदी बह रही है, वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद में एक आती है सुपर इम्पोज्ड नदी, अर्थात जो है इसी पैटर्न, मतलब इसी अक्रमवर्ती में सुपर इम्पोज्ड अर्थात ज्यादा से ज्यादा उसको घेरने वाली नदियां। तो वो नदियां का मतलब है कि एक जल विभाजक होगा और इस जल विभाजक से एक नदी इधर को जा रही होगी, एक नदी इधर को जा रही होगी। बाद में अपर्दन वगैरह के कारण पे, अपर्दन क्या होगा ये भी हम बाद में देखेंगे, तो अपर्दन वगैरह के कारण पे ये नदी इधर को टच करती है, ये नदी इधर को टच करती है, और टच करते करते ये बीच से भाग को आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये नदी क्या कहलाती है? सुपर इम्पोज्ड नदी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो क्रमवर्ती नदियां थी, सीक्वेंट नदियां थी, उनके भी पार्ट हैं। तो क्रमवर्ती नदियां कौन सी हैं? जो ढाल की दिशा में ही बह जाएं। तो इनके चार पार्ट हैं, अनुवर्ती अर्थात कंसिक्वेंट, परवर्ती अर्थात सबसीक्वेंट, और फिर प्रत्यानुवर्ती अर्थात ऑब्सीक्वेंट, और फिर नवानुवर्ती अर्थात रिसीक्वेंट। तो अनुवर्ती नदियां कौन सी हैं? मान लीजिए कि ये ढाल है, और मान लीजिए ये ढाल है और ये नदी है, ये ढाल है और ये नदी है, और ये नदी इस ढाल के दिशा में ही बह रही है। ये ढाल है, ये नदी है और इसी दिशा में बह रही है, तो ये नदी कहलाएगी अनुवर्ती नदी या कॉन्सिक्वेंट नदी। अब सबसीक्वेंट क्या होता है, अर्थात परवर्ती नदी क्या होती है? मान लीजिए ये ढाल है और ये नदी अपनी दिशा में बह रही है, तो जो इसके आसपास की नदियां हैं उनको भी नदी बहना चाहिए, लेकिन चूंकि इसका ये ढाल है और किसी एक छोटी और नदी का, नदी छोटी ही होगी, उस छोटी नदी का जो है, मान लीजिए कि ये ढाल है और ये नदी बह रही है, तो इस नदी में कोई और छोटी नदी ऐसे आकर के मिल जाएगी 90 डिग्री पे, अर्थात उसका जो ढाल होगा वो ये ना होकर के ऐसे होगा, अर्थात ये नदी बह रही है, उसमें ऐसे नदी आके मिल जाएगी, अर्थात उसका जो ढाल होगा वो ये वाला ढाल होगा। तो वो नदी क्या कहलाएगी? परवर्ती या सबसीक्वेंट नदी। फिर उसके बाद में आता है प्रत्यानुवर्ती। अच्छा, इसका मतलब क्या है प्रत्यानुवर्ती? अर्थात अनुवर्ती नदी के विपरीत में। मान लीजिए कि ये ढाल है और अनुवर्ती नदी इधर को बह रही है इसी ढाल की दिशा में, और उसके बाद में अनुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती क्या होगा कि इस नदी के विपरीत में, अर्थात इधर दिशा में बहेगी। अनुवर्ती इधर बह रही है तो प्रत्यानुवर्ती इधर बहेगी। लेकिन आपने ऐसी कोई नदी नहीं देखी होगी कि समांतर दो नदियां बड़ी बड़ी आपस में, अर्थात जो दूसरी नदी होगी वो छोटी सी होगी। उसके बाद में एक नदी आती है इसी से रिलेटेड, जो है समानुवर्ती, सॉरी, नवानुवर्ती नदी, अर्थात कि एक ढाल पे अनुवर्ती नदी बह रही है और कोई एक और छोटी नदी वो भी मतलब उसी ढाल में बहेगी, लेकिन चूंकि वो बाद में बनी है, नई है और वो छोटी ही होगी, तो मान लीजिए ये नदी बह रही अनुवर्ती और इससे छोटी और नदी होगी वो भी उसी दिशा में बह जाएगी। तो ये तो आपने समझा कि अपवाह के प्रतिरूप, सॉरी, अपवाह के क्षेत्र के आधार पे कि कौन कौन से तरीके के अपवाह होते हैं। फिर आप देख लीजिए अपवाह प्रतिरूपों को, पैटर्न्स को। दरअसल अपवाह प्रतिरूप का मतलब क्या है? अपवाह प्रतिरूप का मतलब यह है कि कैसा पैटर्न है नदी का, अर्थात आकृति कैसी है नदी की, ज्यामिति कैसी है, उसकी आकृति कैसी, किस तरीके की आकृति बना रही है। तो दरअसल बहुत सारे प्रकार की नदी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम भारत के संदर्भ में 5-6 को देखेंगे। जैसे एक होता है जालीनुमा, अर्थात जो है मतलब ट्रेलिस प्रकार का जालीनुमा। आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, मान लीजिए ये नदी है, एक और नदी मिल गई, 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 तो बहुत सा मकड़ी का जाला टाइप का बन जाता है, तो ये जालीनुमा नदी है। ये आपको मिलेंगी सिंहभूम के क्षेत्र में। सिंहभूम की जो नदियां होती है वो इसी प्रकार की होती है। सिंहभूम क्या है आपके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपको एक नदी मिलेगी पादपाकार या वृक्षाकार नदी, डेंड्रेटिक। आपने वृक्ष को देखा होगा, ऐसे कैसे ऐसे करके, मतलब वृक्ष के आकार की नदियां होती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी भारत में। जैसे गंगा है या सिंधु नदी है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा तो गंगा और सिंधु नदियां जो हैं लगभग वृक्ष के आकार की दिखती हैं, जो जैसी दिखे वैसा उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये है। उसके बाद में आप देखिए आयताकार नदियां, अर्थात रेक्टेंगुलर नदियां, अर्थात एक नदी ऐसे है, एक नदी ऐसे आके मिली, एक नदी ऐसे आके मिली, अर्थात रेक्टेंगुलर नदियां। तो ये नदियां कौन सी होंगी? जैसे कि आपकी विंध्य नदियां हैं और भी बहुत सारी नदियां हैं। फिर आप देखिए अरी नदियां, अर्थात जो है चक्री नदियां होती हैं, रेडिकल नदियां होती हैं जिसको कहते हैं हम। तो मान लीजिए कि कोई एक जगह है और आपने पहिया देखा होगा, इसी का मतलब है अरी, मतलब क्या होता है पहिया। तो अरी नदियां का क्या मतलब है? पहिए की टाइप की नदियां। मान लीजिए आपने पहिया देखा है, तो बीच के सेंटर से तीलियां निकलती हैं। तो मान लीजिए कि बीच के सेंटर में कोई पहाड़, पठार, पर्वत है और उसके आसपास से पहिए के तीली के समान नदियां निकल रही हैं। आप इसको देख सकते हैं
सतपुड़ा के जगह पे जहाँ से के मतलब देख सकते हैं मैकाल वगैरह से, तो वहां से सोन भी निकलती है, इंद्रावती भी निकलती है, मतलब बहुत सारी नदियां निकलती, 3-4 नदियां निकलती हैं, तो वो अरी के आकार की होती हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं, तो ये तो नदियों के पैटर्न से मेन वाले। तो आज आपने क्या समझा? अपवाह समझा, अपवाह द्रोणियों को समझा, कितने प्रकार की होती हैं समझा, फिर आपने जल संभारक को समझा, और फिर आपने जल संभर समझा, फिर आपने नदी प्रतिरूपों को, नदी प्रतिरूप पर भी समझे, और फिर आपने अपवाह की चीजों को समझा। आज आपने नदियों का बेसिक जाना है, और उसके बाद में जब अब अगला वीडियो आएगा तो उसमें आप नदी तंत्रों को देखेंगे, और शुरुआत हम करेंगे गंगा नदी तंत्र से।